लेकिन नारायण राणे बहुत ही सीनियर नेता हैं। शिवसेना की तरफ से चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र। लेकिन जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी, तो साधारण आदमी तो है नहीं नारायण राणे। आपको याद होना चाहिए, उन्होंने कहा कि दिशा सालियान का रेप प्लस मर्डर हुआ है, उनको गिरा कर मारा गया है। ये खोल करके कहा उन्होंने। कहा किसी की ठाकरे परिवार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, हम बोल के दिखाते हैं। बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करवाने वाले शरद पवार के साथ में गठबंधन किया है उद्धव ठाकरे ने। आज वे सारे के सारे बुरी तरह फंस चुके हैं और पूरी महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के तीनों पहिए हिले हुए हैं। जब इन्होंने गठबंधन किया था तो गठबंधन पता किस शर्त पे हुआ था? ये इकट्ठे हुए थे इस बिना पे कि हम किसानों के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। अब किसानों की क्या हालत है महाराष्ट्र में? वहाँ विदर्भ में किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं। अरे आदर्श सोसाइटी का घोटाला भी हुआ। जो भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी हैं, उनके कितनी जांचें महाराष्ट्र के इन सारे मिनिस्टरों पे चल रही है। बताओ कैसी सरकार चल रही है? ये गिरेगी नहीं तो क्या होगा? अब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं जो लोग। पहले अपनी तरफ झांक लीजिए, जांच करवाओ। आप किन किन मामलों की जांच करवाओगे? अब्दुल करीम तेलगी का जो मामला है, अब तक का जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का फ्रॉड है, वो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला था, उसमें एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। शरद पवार तो मारे फिर रहे हैं। वो तो ये मान के चल रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी इस उद्धव ठाकरे से गठबंधन करके, बुरी तरह फंस गए। मुकेश अंबानी भी जैसे मुंबई में सुरक्षित नहीं है। बताइए आप मुझे, मुकेश अंबानी भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ का एक कमिश्नर जो छोड़ के जो है वो गायब हो गया। पहली बार हुआ इंडिया की इंडियन पुलिस सर्विस के रिकॉर्ड में कि कोई यूपीएससी क्लियर किया हुआ आदमी, बताओ, खुद मारा फिर रहा है। नारायण राणे महाराष्ट्र के काफी बड़े नेता हैं, अभी इस वक्त बीजेपी में है और उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी जो सरकार है वो मार्च तक गिर जाएगी, यानी कि महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है मार्च तक। क्या कहेंगे इतने बड़े बयान को लेकर? लेकिन नारायण राणे बहुत ही सीनियर नेता हैं। शिवसेना की तरफ से चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, और 39 साल शिवसेना में गुजारे हैं। उद्धव ठाकरे को याद भी नहीं होंगी वो चीज़ें जो उस समय पे हुई थी। लेकिन जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी, तो साधारण आदमी तो है नहीं नारायण राणे, तो उनके पास में इनपुट भी होंगे और बहुत सारे विधायक उनसे संपर्क में भी होंगे। और इतना भी हम आपको बता दें, नारायण राणे तो बहुत बड़े हीरो बन गए महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि उन्होंने दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आपको याद होना चाहिए, उन्होंने कहा कि दिशा सालियान का रेप प्लस मर्डर हुआ है, उनको गिरा कर मारा गया है। ये खोल करके कहा उन्होंने। कहा किसी की ठाकरे परिवार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, हम बोल के दिखाते हैं। उन्होंने छाती महात्मा का कहा था और इसी चक्कर में उस पर उनमें एक केस बना करके उनको अरेस्ट भी करवा दिया गया था। लेकिन उन अरेस्ट करने वालों को अब ये बताइए वो कि जिन शरद पवार के साथ में उन्होंने सरकार बना रखी है उद्धव ठाकरे ने, इसी शरद पवार ने 1992 में लिखे हुए एक आर्टिकल के लिए बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करवाया था सन 2000 के अंदर। तो बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करवाने वाले शरद पवार के साथ में गठबंधन किया है उद्धव ठाकरे ने। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जितने भी कैरेक्टर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में आए थे, जैसा कि नारायण राणे ने क्लेम किया था, आज वे सारे के सारे बुरी तरह फंस चुके हैं और पूरी महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के तीनों पहिए हिले हुए हैं। किसी भी पहिए को उठा लो आप, सबसे हिला हुआ पहिया तो एनसीपी है। उनके सबसे ज़्यादा मिनिस्टर बना रखे हैं एनसीपी के। सबसे पहले एनसीपी की कहानी सुन लो आप, 16 मिनिस्टर बना रखे हैं इनके। इनका जो गृह मंत्री था अनिल देशमुख, को जेल की हवा खा रहा है। इसके अलावा इनके जो अजीत पवार हैं, उस पर ईडी के छापे पड़े और इरिगेशन स्कैम में उसका नाम था, उसे क्लीन चिट दे दी थी परमवीर सिंह ने पहले, उसका इनाम भी परमवीर सिंह को मिल चुका है। उसमें ना जाते हुए हम इरिगेशन स्कैम की बात कर रहे हैं। ये इरिगेशन स्कैम महाराष्ट्र का सबसे बड़ा घोटालों में से है, सिंचाई घोटाला, जिसके अंदर इम्तियाज़ खत्री का नाम भी था, उसके परिवार के लोगों के नाम थे उसके अंदर। इम्तियाज़ खत्री वही आदमी है, ये बॉलीवुड में लिंक जुड़े होते हैं, जो कि वहाँ बॉलीवुड में बड़ी बड़ी पार्टियां कराने का आरोप है, उससे भी लिंक है इनके। और इससे भी आगे की बात है कि देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है इनके कारनामे एक अंडरवर्ल्ड से लिंक है डायरेक्ट। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जिन लोगों ने अंडरवर्ल्ड से जिन लोगों के लिंक हैं, जो जेलों में रह चुके हैं, उन लोगों से ज़मीन खरीदने का काम नवाब मलिक करते थे, कबाड़ी का काम करते थे वो। देखो, कोई कबाड़ी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि एनसीपी के तो समझ लीजिए कि इन पे छापे पड़े जा रहे हैं ईडी के लगातार। गुनाह बहुत सारे हैं। मैं सारे गुनाहों को ना गिनवा करके सिर्फ आपको एक मूल बात बताता हूँ कि जब इन्होंने गठबंधन किया था तो गठबंधन पता किस शर्त पे हुआ था? ये इकट्ठे हुए थे इस बिना पे कि हम किसानों के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, कि जो महाविकास अघाड़ी बनी थी उनका किसानों पे बहुत कर्ज है।
किसानों की सेवा के लिए हम मैदान में आए हैं। अच्छा, किसानों की सेवा के लिए मैदान में आए भाई, बड़े मतलब महानुभाव हैं आप कि किसानों की क्या हालत है महाराष्ट्र में। वहाँ विदर्भ में किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं और किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं आपके द्वारा, आपके घोटालों के द्वारा। अरे आदर्श सोसाइटी का घोटाला भी हुआ, उसमें 3 मिनिस्टर कांग्रेस के इन्वॉल्व थे। 3 चीफ मिनिस्टर नहीं, 3 चीफ मिनिस्टर थे, विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चौहान, इन लोगों के नाम थे उसके अंदर। अजीत दादा का नाम भी बता रहे हैं, अजीत दादा जो इनके भतीजे। अल्टीमेटली सारी कहानी यहाँ पे आ जाती है, इन सारे घोटालों की जांच करवाएगा कौन? और इतने सारे रैकेट चालू हो गए। देखो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का रैकेट, देखो सट्टेबाजी का रैकेट, प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट, राजकुंद्रा का देख लिया आपने। इसके अलावा वहाँ पे इतने सारे रैकेट जो इन्वॉल्व हैं, इन सारे रैकेटों की जानकारी एक इंटेलिजेंस की ऑफिसर थी रश्मि शुक्ला, उसने कॉल रिकॉर्ड करके और जो है चीफ मिनिस्टर को दे दी। देखिए 6.3 GB का डाटा है और यहाँ बड़े बड़े IPS अधिकारी पैसे ले रहे हैं और उन्होंने दलालों संपर्क है, उसमें मंत्री लोग भी इन्वॉल्व हैं। करवा लो जांच आप, हम दे रहे हैं एक एक सबूत, एक एक चीज़ की जानकारी आपको। उद्धव ठाकरे इनकी जांच करा ले। और इससे भी आगे बता दें हम आपको, इनकी जांच तो अलग है। 1993 के जो मुंबई की बम ब्लास्ट हुए, उनमें वोरा कमेटी बनी है। वोरा कमेटी के में वहाँ महाराष्ट्र के सीनियर मिनिस्टर और वहाँ के पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे। आपको पता है जिस समय ये धमाके हुए थे, उस समय पे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री कौन थे? शरद पवार थे। और उससे पहले भारत में यहाँ पे जो है ये केंद्र, भारत की केंद्र सरकार में मंत्री थे नरसिम्हा राव की सरकार में। और उस समय भारत के रक्षा मंत्री भी जो महाराष्ट्र के थे शंकर राव चौहान। तो उन लोगों को गिरफ्तार करवाने का काम कौन करेगा, बता रहे ज़रा। और इससे भी आगे की बात मैं और बता दूँ आपको कि जो भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी हैं, उनके कितनी जांच है महाराष्ट्र के इन सारे मिनिस्टरों पे चल रही है। बताओ कैसी सरकार चल रही है, ये गिरेगी नहीं तो क्या होगा इसको। चलो मैं बता ही दूँ आपको। अरे मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रख दिया सचिन वाजे ने, और उसका आरोप ये है कि उसमें पीछे बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, मंत्रालय तक के लोग इन्वॉल्व होने की संभावना है। और उसमें जो है आरोप तो ये है, अंदर की जानकारी तो ये कहती है कि कुछ लोग, चाहे वो दुबई में चाहे मुंबई में, हज़ारों करोड़ रुपए मुकेश अंबानी से चाहते हैं। इसीलिए वहाँ पे विस्फोटक रखा था। और किस लिए चाहते हैं? क्योंकि बड़े स्तर पे कोई बड़े प्लान लॉन्च करने, हिंदुस्तान की सत्ता पे कब्जा ना हो गया तो। इससे भी आगे की बात ये है कि NK सूद साहब हैं एक, ये रॉ के ऑफिसर, उनका आरोप तो ये है कि 93 के बम ब्लास्ट के लिए किसी सीनियर पॉलिटिशियन को 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं कुछ लोगों को 93 के बम ब्लास्ट के लिए। और मैं और भी आगे की बात बता दूँ आपको। तीसरा पहिया है कांग्रेस। अब कांग्रेस का सुन लीजिए आप। कांग्रेस का ये है कि पिछले साल ही खुद सोनिया गांधी ने लेटर लिखा है उद्धव ठाकरे को, और ये बोला है कि आप जो है 5% का मुस्लिम आरक्षण जो है लागू कीजिए, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है। यानी तीनों पार्टियां इस मुद्दे पे इकट्ठा हुई हैं। ये एक बहाना है इस गठबंधन से बाहर आने का, कि जब अगर आप उद्धव ठाकरे से गठबंधन तोड़ोगे तो कोई बहाना तो बनाना है ना। तो बहाना यही है, कर लो। उन्हें पता है शिवसेना ये 5% मुस्लिम आरक्षण का काम कर नहीं पाएगी, और यही सबसे बड़ा बहाना बन जाएगा। और आगे सुनो, अब शिवसेना की बात सुन लीजिए। आज अनिल देशमुख हो रही है, कह रहे हैं कि NCP का नेता है। अरे NCP का नेता पहली बार कब मिनिस्टर बना था? पहली बार मिनिस्टर बना था 95 में, जब शिवसेना भाजपा की सरकार थी। उसमें इंडिपेंडेंट जीत के आया था और शिवसेना ने मिनिस्टर बनवाया था इसको पहली बार, अनिल देशमुख। इसका मतलब अनिल देशमुख के संबंध तो डायरेक्ट शिवसेना से हैं। और सुनिए आप आगे की बात। देखिए नारायण राणे एक ऐसे व्यक्ति हैं, कहते टॉलरेंस, वो भ्रष्टाचार के लिए टॉलरेंस नहीं रखते, खोल करके कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में ना, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने उन पर बहुत यकीन किया था, इसीलिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। और ये भी एक हकीकत है, बाला साहब ठाकरे ने अपने परिवार का कोई पद नहीं लिया कभी भी। पहला चीफ मिनिस्टर उन्होंने मनोहर जोशी को बनाया, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई परिवार का नहीं था। दूसरा उन्होंने नारायण राणे को बनाया। ये शिवसेना भाजपा की सरकार 95 से 99 तक चली थी। लेकिन इन लोगों को देखिए आप, ये लोग शरद पवार से गठबंधन करके बैठे हैं, और शरद पवार की पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस से अलग हुए थे इस बिना पे कि भाई कांग्रेस जो है वो सोनिया गांधी विदेशी मूल की है, लेकिन अब उसी सोनिया गांधी से गठबंधन करे बैठे हैं। मतलब सारा का सारा जो है वहाँ पे जितने भी घोटाले मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, अरे इनकी जांच करेगा कौन? अब हालात ये हो गए हैं, वहाँ के जो विधायक हैं वो भाग रहे हैं। और ऐसे विधायक हैं, बताओ, एक विधायक के घर पे पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, वो प्रताप सरनायक नाम है, और वो भी गायब है, वो भी पता नहीं कहाँ है, गायब हो गए भाई। और इनका एक चीज़ और समझ लीजिए आप, इनके देखिए एक डायलॉग था राजकुमार का,
कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। तो भैया अब रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं जो लोग, पहले अपनी तरफ झांक लीजिए और अपनी तरफ देख लीजिए। महाराष्ट्र की जनता तो इतनी बुरी तरह परेशान है, आज इलेक्शन करवा लो आप, अभी इनको बुरी तरह मजा चखा दिया जाएगा इनको। भाई महाराष्ट्र मुंबई में तो इन्होंने जो है दंगल कर ही रखा है, महाराष्ट्र में पता लग जाएगा इनका कितने किसानों के साथ हैं, अभी पता लगेगा। लेकिन खेल ये है कि देखो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर देश में इस समय अगर जैसे इंदिरा गांधी और संजय गांधी जैसा शासन चल रहा होता ना, जैसे वो तानाशाही चलाते थे, तो अब तक तो राष्ट्रपति शासन लग भी जाता। लेकिन क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी लोकतंत्र में विश्वास करके चल रहे हैं, नहीं तो जिस तरह की महाराष्ट्र में परिस्थितियाँ हैं, आर्टिकल 356 है राष्ट्रपति शासन के लिए होता है, उठा के फेंक देना चाहिए इसी सरकार को जिसमें इस तरह के काम हो रहे हों। भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। मुंबई से इंडिया का इतना सारा इनकम इसका रेवेन्यू आता है टैक्स का, भारत की आर्थिक राजधानी है, इंडिया का न्यूयॉर्क है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क के अंदर, वहाँ से पूरे वर्ल्ड का बिजनेस गवर्न होता है मैनहट्टन में, वैसे ही बॉम्बे के अंदर है भारत की जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और वहाँ पे ये सारे खेल चल रहे हैं। जांच करवाओ, आप किन किन मामलों की जांच करवाओगे? अब्दुल करीम तेलगी का जो मामला है, अब तक का जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का फ्रॉड है वो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। अब्दुल करीम तेलगी का, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी जेल के अंदर, कौन करवाएगा उसकी जांच? उसमें पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व थे, और पुलिस ऑफिसरों से इनका क्या लेना देना सबने अपनी आंखों से देख लिया। और मीडिया वालों की है इतनी हालत, मुंबई में आपको पता, मुंबई के अंदर रिपब्लिक चैनल और टाइम्स नाउ के ऑफिस हैं, और पता हालात क्या है? आप मुझे बताइए, जितने भी मुंबई में बॉलीवुड के प्रोड्यूसर थे वे सारे के सारे किन चैनलों के खिलाफ गए थे कोर्ट में? टाइम्स नाउ और रिपब्लिक, यानी इनके ऑफिस मुंबई में। तो जब वो उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे आप, उनके खिलाफ क्यों गए? चैनल तो और भी, नोएडा फिल्म सिटी से चल रहे हैं सारे चैनल। ये नोएडा फिल्म सिटी में 54 चैनल हैं, और कुछ चैनल सेक्टर 57 में नोएडा के अंदर, इन पे कोई केस क्यों नहीं है? और बॉलीवुड का जो है फिल्म सिटी है वहाँ पे, कोई बात नहीं, उसकी तो तैयारी हो गई, यहाँ पे बना दिया जिसको यूपी वुड कहते घूम रहे हैं ये। इनको तो इतनी कॉपी पेस्ट हैं। सबसे पहले तो बाला साहब ठाकरे का धन्यवाद दें कि उन्होंने मुंबई का नाम मुंबई किया। तो तुम पे इतनी भी समझ नहीं है, बॉलीवुड का नाम, ये बॉलीवुड कहाँ से आ गया? हॉलीवुड से आया है, क्योंकि हॉलीवुड नाम का शहर लॉस एंजलिस में, वहाँ पे वुड नाम के शहर होते हैं, इंगलवुड, मेवुड, इनवुड, हॉलीवुड, 4 शहर हैं, छोटे छोटे टाउन है लॉस एंजलिस के अंदर। तो वहाँ वुड नाम से शहर होते हैं, तो उनकी कॉपी मार करके यहाँ खड़ा कर दिया। मैं उदाहरण दे दूँ, लॉस एंजलिस के अंदर पाली हिल्स, और मुंबई के अंदर जो लॉस एंजलिस के अंदर बेवर्ली हिल्स, और मुंबई के अंदर पाली हिल्स, और लॉस एंजलिस के अंदर मलीबू बीच, और जो मुंबई के अंदर जुहू बीच। सारे सेलिब्रिटी वहाँ इन दोनों एरिया में रहते हैं जिनके मैं नाम बताए, और सारे सेलिब्रिटी मुंबई के अंदर जो बॉलीवुड के वो यहाँ पे रहते हैं। एक कॉपी पेस्ट चला रखा है। अरे ओरिजिनल नाम तो दे दो, बाला साहब ठाकरे की कुछ तो लाज रख लीजिए। अगर नहीं दोगे तो जनता समझेगी कि भाई जब तुम अपने नाम भी बचाने की हालत में नहीं हो तो तुम्हारी सरकार का क्या फ़ायदा है? फिर तो उनको लेके आइए जो कम से कम अपने नाम तो दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरह। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। एक और चीज़ समझ लीजिए, अब देखो, जब भी कोई मसला आ जाता है, कोई बॉलीवुड के वीआईपी लोग हैं या कहीं के भी, उसमें ये एफआईआर तक दर्ज नहीं करते, केंद्रीय एजेंसी भेजनी पड़ती है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला था, उसमें एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, सीबीआई भेजनी पड़ गई। इन्होंने लोगों ने, करण जौहर के घर पे पार्टी हुई, और ये जो 27 जुलाई 2019 को हुई थी, ये सारे बॉलीवुड के टॉप स्टार थे उसके अंदर। बताइए उस पर कौन सी एफआईआर दर्ज करवा दी? उसकी एफआईआर भी एनसीबी ने दर्ज करी है। मनजिंदरजीत सिंह सिरसा अकाली के एमएलए, दिल्ली से हुई, वो भी दिल्ली से हुई। अरे जब सारे काम दिल्ली से किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे की तरफ से इस तरीके के दावे रखे जा रहे हैं सरकार को लेकर, दूसरी तरफ शरद पवार दिल्ली आ पहुंचे हैं, दिल्ली में मीटिंग करने के लिए आए होंगे। इन सारी चीज़ों को देखकर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो अपनी सरकार को टूटने से डरे हुए हैं? क्योंकि एक तरफ संजय राउत कहते हैं कि हमारी सरकार 30 सालों तक चलेगी। अरे भैया, अनंत काल तक तुम जो है ना, कयामत तक तुम रहोगे। लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज़ कह देता हूँ, शरद पवार तो मारे मारे फिर रहे हैं। वो तो ये मान के चल रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी इस उद्धव ठाकरे से गठबंधन करके, बुरी तरह फंस गए, बचाने वाला नहीं है कोई भी। आप ये समझ लीजिए कि वो तो टाइम लेना चाहते हैं बार बार अमित शाह से। वो तो ना क्या करते हैं, शरद पवार क्या कर रहे हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं जो सीधे ही भारत सरकार के मिनिस्टर से मिल लेते हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, यार तुम मिला दो मेरे हमको। देखो आपने वहाँ अहमदाबाद के अंदर वो गौतम अडानी के घर पे मिल गए। दरअसल वो मीटिंग नहीं थी, इसने सेटिंग जुटा ली कि भाई यहाँ पे अमित शाह आ रहा है तो तू मिल लेना वहाँ से। ये तो इस चक्कर में एनसीपी तो भाई बीजेपी हमारा दामन थाम ले, लेकिन भैया तेरा पल्लू सरका जाए रे, तेरे पल्लू को कौन पकड़े? क्योंकि तुम्हारे पल्लू में, तुम्हारे दामन में इतने दाग हैं, है ना, इतने दाग हैं तुम्हारे। वो
अब मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो तुमने इतने जुल्म और इतने पाप किए हैं कि तुमने तो जो है मुंबई की सारी फिजाओं को ही जो है बर्बाद कर दिया। मैं आपको सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूँ। एक वो डायलॉग सुना होगा, मुंबई शहर हादसों का शहर है। अरे मुंबई शहर हादसों का शहर नहीं, मुंबई शहर तो एक खूबसूरत शहर था, भारत को रेवेन्यू देता है। नाम मुंबई है, मुंबा देवी के नाम पे पड़ा है, एक देवी के नाम पे पड़ा है। इन्होंने क्या बना दिया उसका, जहाँ पे बड़े बड़े मुकेश अंबानी भी जैसे मुंबई में सुरक्षित नहीं है। बताइए आप मुझे, मुकेश अंबानी भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ का एक कमिश्नर जो छोड़ के जो है वो गायब हो गया। पहली बार हुआ इंडिया की इंडियन पुलिस सर्विस के रिकॉर्ड में कि कोई यूपीएससी क्लियर किया हुआ आदमी, बताओ, खुद मारा फिर रहा है ना। और जो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, मैंने तो पहली बार देखा, तीन उनकी सरकार चल रही है कि जो है शिवसेना एनसीपी के कपड़े फाड़ रही है, एनसीपी शिवसेना कपड़े फाड़ रही है। इसका मतलब राष्ट्रपति शासन तो बहुत पहले लग जाना चाहिए। लेकिन देश में लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की लाज रखी जा रही। जनता तो ये देख रही है, भाई जल्दी करो, जल्दी उठाओ इनको, जल्दी पर्दा उठाओ इनको, जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए जाए और जल्द से जल्द यहाँ पे काम किया जाए। इसलिए नारायण राणे ने बहुत सोच करके ये बात कही है कि इनका जो है, कहते हैं ना कि अंधेरी सब रात सबसे ज़्यादा कब होती है, जब सुबह निकलने वाली होती है। और गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, और सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतजार कर राष्ट्रपति शासन लगने का। धन्यवाद।